नमस्ते राजपाल। एक लंबे अंतराल के बाद हम बैठ रहे हैं बातचीत करने के लिए। नमस्ते। और थोड़ा सा औपचारिक बातचीत करेंगे और थोड़ा सा अनौपचारिक भी रहेगी बातचीत। जी जी। और अजय भाई, मैं आपको बहुत प्रणाम खुशी की बात है कि इतने लंबे कैरियर के बाद इतनी कामयाबी, कई सारी उपलब्धियां और लगातार काम करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हो। बहुत बचपन में और इन सारी चीज़ों में अभी हम नहीं जाते हैं, उसके लिए फिर कभी आऊँगा मैं। इस इतने सालों के कैरियर में अगर गिना जाए तो कौन से ऐसे पड़ाव हैं टीवी शोज़ के जरिए, फिल्मों के जरिए, जिनको आप याद कर सकते हो या आप किसी को कह सकते हो भाई मेरा ये काम जरूर देखिएगा? 97 में एनएसडी मई में फेयरवेल होने के बाद ये फेयरवेल एक ऐसा पड़ाव था जिसमें श्रीलंका जाने का, संस्कृत में नाटक करने का सौभाग्य मिला। तो एक वो संस्कृत बोलने की वजह से, डर डर के प्रैक्टिस करने की वजह से हिंदी बोलने की जो थोड़ी सी तालीम मिल गई, वो एक आत्मविश्वास लेके जब मुंबई आया तो मुंबई में एक स्वराज नामक सीरियल, जिसकी 30 जून को मुंबई में एक खिड़की मिली थी झांकने के लिए और एक 10 बाई 10 का कमरा मिला था बैठने के लिए, और उसमें हम 4 लोग हिस्सेदार थे। और आज 2025 में आपके आशीर्वाद से हर खिड़की से मेरा, अब बच्चों से लेके जवानों से लेके बूढ़ों, सबके साथ पर्सनल रिश्ता हो गया। तो उसमें वो 13 जुलाई की जो दिन था, दयाल नीलानी जी के डायरेक्शन पहली बार एक्शन सुना, और पुणे में एयरबड़ा जेल के पीछे वो, क्योंकि वो स्वराज नामक जैसा सीरियल, मंजू सिंह जी प्रोड्यूसर थी, 4-5 एपिसोड निभाने का उसमें मौका मिला। लेकिन वो 13 तारीख इतनी हमारी जो शुभ जुलाई आई, वो 13 जुलाई कि उससे लेके आज तक मुझे कैमरे के फ्रंट में ही लगातार मौका मिला है। नंबर फिर उसके बाद में बहुत सारे सीरियल किए। टिंगमांशु भाई का नया दौर, जिसमें इरफान भाई थे, उस समय महायज्ञ चल रहा था अनिल चौधरी जी का, पंकज कपूर साहब के साथ मोहनदास करमचंद, मोहनदास PLLV, फिर कहानियां श्याम बेनेगल साहब के साथ में करने का, पंकज पराशर जी के साथ में काम करने का मौका मिला। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर थे जो, जिनके साथ में छोटे छोटे काम, बिल्कुल छोटे छोटे, केवल स्क्रीन पर आए और चले गए चले गए, किसी में एक एपिसोड मिल गया, किसी में 2, लेकिन प्रैक्टिस कैमरे के सामने इन सबका धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने चालू करवा दी थी। 98 बिगिनिंग हुआ था, और वो अंजनी भाई हमारे को जो है वो डायरेक्टर थे, माननीय प्रकाश झा साहब थे, और प्रकाश झा साहब ने एक सीरियल मुझे दिया, मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। तो वो मेरे लिए एक आत्मविश्वास का एक पहला पड़ाव था, जिसमें अब एक पड़ोस में शक्तिमान का सेट लगा हुआ है, और उसी पड़ोस में जो है मुंगेरी भाई नौरंगी लाल का सेट लगा हुआ है, और उस सीरियल की मुझे टाइटल रोल, जो 2 संयोग के पिताजी का नाम भी श्री नौरंग सिंह यादव है। जब भाई जी ने मुझसे बोला कि राजपाल वो पहले सतरंगी था या पता नहीं मुंगेरी भाई तक, बोले नहीं मुंगेरी भाई नौरंगी। तो मैं एकदम शॉक हो गया ऐसे। तो बोले ऐसे क्यों देख रहे हो, आदर्श नगर की बात, हमने हमारे पिताजी का नाम है। तो बोले ये तो कोई संयोग है। तो फिर वो सीरियल 26 एपिसोड का लगभग शूट हुआ। उसमें वो DD1 पे आता था, और DD1 ने मुझे मिट्टी से जुड़ने का मौका दिया। वो सीरियल करने के बाद, उस समय सत्या रिलीज हो चुकी थी, और हम लोग तो एक सीन पुली का
मनोज भाई के साथ और रवीना टंडन जी के साथ में शूल का वो सीन करने का सौभाग्य मिला। वो एक सीन इसलिए आज भी मैं इज्जत करता हूँ कि जब मेरी थिएटर में बिगनिंग हुई थी उसमें भी एक ही सीन था। तो मैं पूरे थिएटर में लीड करने लगा, जब एनएसडी तक लगातार बड़े बड़े लीड 3-3 घंटे की लीड करने का भी मौका मिला। और सिनेमा में जो है वो एक सीन शूल से शुरुआत हुई और वो सीन इतना अच्छा लगा रामू जी को और उन्होंने मुझे एक मस्त में काम दे दिया। उसी समय प्रकाश झा साहब की वो चल रही थी दिल क्या करे, एक सीन प्रकाश झा साहब ने दे दिया। एक लक लकीरें थी, वो उसमें एक सीन करने का मौका मिल गया। एक छोटी सी फिल्म थी पंकज पराशर जी की, यमराज और वो चित्रगुप्त, तो उसमें करने का। उसी साल एक सीन मिला जंगल में, और जंगल से 99 नवंबर की वो 18-19 नवंबर की वो दिन हम कभी भूल नहीं सकते, जब बंदीपुर के जंगल में पहली बार हमारे हाथ में राइफल और हम एक लुटेरे की या एक ऐसे किलर की भूमिका निभा रहे हैं जो बाहर से प्यारा भी दिखता है, इनोसेंट दिखता है, लेकिन एनिमल इंस्टिंक्टिव क्वालिटी में रहता है। जंगल होने की वजह से, जंगल होने की वजह। और जंगल रिलीज हुई। जंगल 100% हमारी लाइफ का मंगल है और उसके लिए जितना भी सैल्यूट करूँ रामू जी को वो कम है। कि जंगल रिलीज हुई तो मेरे पास में कोई फिल्में नहीं मिली 5-6 महीने 7 महीने, क्योंकि लोग मुझे मेरे कैरेक्टर को पहचानते थे, उसका नाम नहीं जानते थे, उसकी शक्ल तो बिल्कुल नहीं जानते थे। तो जंगल से जब हमें स्क्रीन वीडियो कॉन अवार्ड मिला, ऋतिक रोशन ने शेयर किया, कहो ना प्यार है मैं बेस्ट डेब्यू एक्टर और मुझे बेस्ट नेगेटिव एक्टर पर जंगल, उस समय पूरी इंडस्ट्री ने मेरी शक्ल देखी कि ये तो ठीक ठाक लग रहा है, जंगली तो नहीं लग रहा है। जंगली नहीं है। फिर मुझे सलमान भाई प्रोडक्शन से और बाबा गोवर्धन तनवानी जी के प्रोडक्शन से पहला कॉल आया। उसके भी डायरेक्टर पंकज पराशर थे, तुमको न भूल पाएंगे। और एक चांदनी बार में कर रहा था, एक फिल्म और कर रहा था। फिर मुझे 2 महीने में वो अवार्ड पाने के बाद 16 फिल्में मिली और उन 16 फिल्मों 2000 की बात, 2001 में 16 फिल्में। इस क्योंकि सबने जब शक्ल देखी तो बोले नहीं ये तो घरेलू, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में घरेलू सिनेमा ज्यादा बनता उस समय, बहुत ज्यादा बन रहा था जिसमें पारिवारिक सब चीजें, और परिवार में वो जंगली कैसे फिट होगा। लेकिन फिर थैंक्स टू इंडस्ट्री की सब ने इतना प्यार दिया और वो 16 फिल्मों की शुरुआत जो शुरू हुई, तो कभी 3 शिफ्ट, कभी 2 शिफ्ट, कभी फिर इसमें एक, अब मेरी इमेज थी निगेटिव। रामू जी ने फिर मतलब एक करिश्मा कर दिया। रजत मुखर्जी जी की फिल्म में प्यार तूने क्या किया, 5 सीन का रोल मुझे दे दिया, वो जिसमें कमबख्त इश्क है, जो फरदीन खान और उर्मिला मातोंडकर जी वो दोनों उसके लीड थे। तो एक ट्रैक, तो वो रामपाल का रोल जो वो अपने बॉस को ठगता है, उसमें मेरा जो कॉमिक सबको इतना अच्छा लगा, तो मेरी कॉमेडी लॉन्चिंग हुई वो प्यार तूने क्या किया से। उसके बाद में एक जीवन की अद्भुत घटना है जो शायद हम लोग हांगकांग में बैठे थे कंपनी के समय, लाइटिंग हो रही थी और रामू जी हमेशा उनको लेग पुलिंग करने की उनकी आदत थी कि जो राजपाल अब नेक्स्ट टाइम तो अब आप हमारे साथ कभी काम नहीं करोगे। तो मैंने कहा क्यों सर? बोले नहीं, जंगल में तुम्हें अवार्ड मिल गया, तो यू आर स्टार नाउ, अब आपको स्क्रिप्ट सुननी पड़ेगी, ये सुनाना पड़ेगा, आपकी स्क्रिप्ट सुनानी पड़ेगी, आपके सेक्रेटरी टाइम लेना पड़ेगा ना, इस तरीके से। तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं सर, आपने एक लाइन का रोल दिया है तो आपके लिए जीवन भर एक लाइन के लिए हाजिर रहूंगा, जो भी बाकी है वो सब बोनस है। और सर मुझे पूरा भरोसा है कि एक लाइन के लिए आपको, अगर मैं एक क्लोजअप के लिए आपने मुझे पसंद कर लिया,
तो जिस दिन मेन लीड भी होगा जिसमें फिट होगा उसमें आप हमें लोगे। ये बात ऐसे स्पॉन्टेनियस निकल गई। What do you mean? तो ये एकदम सन्नाटा हो गया। वहां पे अजय भाई बैठे थे, अजय देवगन जी, विवेक थे, अंतरा थी, मैं था, मनीषा कोइराला जी थी, और तो सब सन्नाटा हो गया। तो मुझे लगा कि ये बात नहीं, ज्यादा बोल दिया मैंने, ये गलत हो गया। अब रात में बहुत परेशान रहा कि मुझे ऐसा नहीं कि सब लीडिंग, लेकिन मैंने उनको ये नहीं कि वो सपोर्ट है, ये तो नहीं बोला था। मैंने कहा कि हर एक्टर का लीड करने का सपना होता है, तो वो अपने इमोशन धोखे से लाड़ प्यार में निकल गए सबने। और मनीषा जी ने भी, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, मनीषा जी ने ये भी बोला। तो सुबह सुबह हांगकांग के एयरपोर्ट पे एक सीन था जिसमें ये सब हम एक्टर्स आते हैं, हांगकांग उतरते हैं वो, और सुबह रामू जी पहुंचे तो मैं तो अलग बैठा था। मैंने कहा रात में हो गया लफड़ा, हो सकता है पैकअप ही ना हो जाए, ठीक है। रामू जी आए, बोले कौन राजपाल, और मुझे बुलाया और बोले राजपाल गिव मी वन स्क्रिप्ट जिसमें तुझे लगे कि तू फिट है। अरे मैं अकेले में हांगकांग के अंदर ऐसा लग रहा था खुले पहाड़ में चिल्लाया कि गॉट इट, थैंक यू बोला। मतलब कोई पूरा कि आई थिंक ये ड्रीम मैंने अभी कानों में सुना, ये सच था क्या। खैर फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। हमने थैंक यू सर को बोला, हमने थैंक यू सर, यू आर वेरी डेयरिंग, ये आप ही डेयर कर सकते हो। मैंने अभी उस समय की बात, जब 2003-2004 की बात है, जो बात, ये डेयर उस समय किसी के बस की बात नहीं थी। उस समय सिनेमा बिल्कुल अलग चल रहा था। और फिल्म खत्म हो गई, फिर मैं दूसरी फिल्मों में बिजी हो गया। फिर मुझे फिल्म मिली द हीरो, लव स्टोरी ऑफ स्पाई। उसके लिए मुझे कनाडा जाना पड़ा 2 महीने के लिए। प्रवीण भाई शाह, टाइम मूवी की फिल्म थी, सभी हीरू भाई शाह, हसमुख भाई, सब लोग, अनिल शर्मा जी, अनिल, और भैया तो हम सब सनी भैया बोलते हैं क्योंकि वो बॉबी भैया बोलते हैं। तो वो धर्म जी को हमेशा पापा जी और सनी भैया को हमेशा बड़े भाई की तरह सनी भैया बोलते हैं। तो उनके साथ जब काफिला उधर पहुंचा तो ये लगभग 1 साल हो गया था इसमें, और रामू जी की फिल्म रिलीज हुई कंपनी। मैंने कनाडा से, कैलगरी से फोन किया कि सर बहुत अच्छी रिस्पांस यहाँ पे, कि बहुत अच्छी टेक्निकल वेल मेड फिल्म लग रही है कंपनी, तो मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए फोन किया। किधर है तू? तो मैंने कहा मैं सर कनाडा हूँ। कब आ रहा है? तो बोले राजपाल कम। जैसे तुरंत में मैं 12 मई को निकला, और वहां से 13 मई को नहीं 14 मई को, और 16 मई को इधर ये रोड की शूटिंग चल रही थी इधर फिल्मिस्तान, ये फिल्मिस्तान गोरेगांव वेस्ट। उसमें मैं रामू जी से मिले, वो जेटलैग था, बोले एक फिल्म बना रहे हैं, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, चंदन अरोरा जी डायरेक्टर, और यू एंड अंतरा माली, गो अहेड। ये मेरा आई थिंक ये जो पड़ाव था, वो जो एक दुनिया में हर आदमी का सपना होता है कि टीम 11 या टॉप 5 एक्टर्स में मनोरंजन के स्टेडियम में उसकी, तो आई थिंक ये मेरी पहली शुरुआत थी, जिसको मैंने 84 से देखा था, वो 2004 में पूरा होते देखा कि फिल्म है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, लीड कास्ट में अंतरा माली, राजपाल यादव। अच्छा लगा, ये पहला पड़ाव कह सकते हैं। ये मेरा ख्याल है वही पहली फिल्म थी जिसमें लीड थे। और दूसरी चीज एक और साथ ही साथ घटी कि एक फिल्म थी चांदनी बाग, वो देखी प्रियदर्शन जी ने। उसमें एक तब्बू जी के साथ मेरा एक सीन है जो बड़ा आप लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट मिला था, मतलब मीडिया से भी और क्रिटिक्स ने भी बहुत आशीर्वाद दिया था उसको। तो वो जो गुड नाइट मोहन जी थे, वो प्रियन जी के दोस्त थे, क्यों गर्दिश बनाई थी उन्होंने। तो प्रियन जी ने ये फिल्म चांदनी बार देखी, तो वहां से मुझे बुलाया हंगामा करने के लिए। और 2004 की बात है,
ये 2005 की बात है। अनुराग कश्यप का फोन आया मुझे सुबह, मैं सो रहा था, ये गोरेगांव की बात है। कि बोले कि भाई देख, तू पहले स्क्रीन तो देख। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? बोले 7 एक्टर बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन में हैं, जिनमें माननीय बच्चन साहब हैं, माननीय शाहरुख साहब हैं, संजू भाई हैं, बाबा हैं, अजय देवगन साहब हैं, और मुन्ना भाई और ऋतिक रोशन है, कोई मिल गया के लिए 6 एक्टर, और तू बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन में है। और चौथी रो देख, जिसमें 5 बेस्ट कॉमेडी एक्टर के लिए हैं, उसमें हंगामा के लिए 13 नॉमिनेशन है। तो बेस्ट एक्टर और बेस्ट कॉमेडी एक्टर ये दोनों एक पेज पे हैं, ये अद्भुत है। ये आई थिंक ये दूसरा जो आपने पढ़ाओ बोले, कॉन्फिडेंस मिलता था। हमने कभी भी, मुझे लग रहा है कि 2005 से मुझे 2005-2010 बड़े भैया, आप क्योंकि इसलिए कि आप लंबी जर्नी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपने वो जर्नी हम जो बोल रहे हैं उसके आप गवाह भी हैं। आप और सुमंत भाई पहली बार हम मिले थे, याददाश्त अभी तक हमारी ठीक है। 1913 में सिनेमा शुरू हुआ, ऐसा मानते हैं कि पहली जो एफर्ट, और तो अपन 1910 से इसकी शुरुआत पड़ गई होगी, 1908 से शुरुआत पड़ गई होगी, लेकिन 1910 से 2010 एक 100 एक्टरों का, एक 100 साल का 100 एक्टरों का मतलब एक जत्था है, एक ही गुच्छा माने, गुलदस्ता, एक गुलदस्ता है लगभग, माने कि 100 साल में 100 एक्टर एक्ट्रेस का। तो उस गुलदस्ते में बहुत अच्छे मार्क पाए हुए 10 साल के हमारे भी, कम से कम 100 फिल्में, जिसमें 10-20 बहुत अच्छे, जो आज भी बच्चियां सब डायलॉग बोलते हैं। तो 2010 के बाद में जो मुझे मिल रहा है, ये समझो 500 जीवन देखने के बाद सब कुछ बोनस है। आई एम दी लकीएस्ट। लेकिन इस दौर में भी कुछ फिल्में रही होंगी ना जो आप, बहुत खूबसूरत यादें भी होंगी, और उन्होंने अप्रिशिएशन भी हासिल किया होगा। बिल्कुल। अब जैसे ये सिलसिला, अब ये आदत हमारी पड़ गई कि एक लीड, एक सपोर्टिंग लीड, तो मैं टॉप 4-5 कॉमर्शियल फिल्मों का हिस्सा हो जाता था। तो उसमें अब पता लगा कि एक दूसरी, जैसे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, रिलीज हुई, ये फिल्म फ्लॉप हो गई, क्योंकि ये फिल्म ना सुभाष घई जी के सिनेमा में आती थी, ना श्याम बेनेगल जी के सिनेमा में आती थी। ये कुछ बीच का सेमी कॉमर्शियल कुछ ट्राई था। लेकिन 3-4 महीने बाद में ये जब टेलीविजन पे आई, तो इसकी टीआरपी इतनी स्ट्रांग हो गई कि ये हर सप्ताह में 2-2 बार अब दिखाने जाने लगे। अब ये पॉपुलर फिल्म हो गई, और इतनी पॉपुलर हो गई कि उसकी वजह से कुछ घर घर पहुंचे। और रामू जी ने जैसे फिल्म देखी है और बोले कि मेरी मेकिंग से जस्ट ऑपोजिट, चंदन को इतना अप्रिशिएट किया, और बोले मुझे खूब अच्छे, मेक 1 मोर फिल्म विद राजपाल। और उसमें मुझे टेबल नंबर 3 रामू जी ने मिठाई लाल के कैरेक्टर में कास्ट किया। ये चीज चल रही थी, 2-3 फिल्में और रामू जी की चल रही थी। उसी समय चंदन की हमारी बात हुई कि जब मैं माधुरी दीक्षित के प्रमोशन में जा रहे थे कि छोटे बाबू बड़ी बहू, अच्छा हाँ, कि एक ऐसी सामाजिक जो है समस्या है जो जिसके बस में ही नहीं है, हम पूरे जीवन उसके लिए लड़ते हैं कि मेरी शक्ल अच्छी हो जाए, मेरा हाथ अच्छा हो जाए, मेरी हाइट अच्छी हो जाए, मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो जाए, जिसका ना पेशा से कोई लेना देना है, ना कोई देशा से लेना देना है, और शीशे के सामने हम पूरी, हाँ, एक वो ग्रंथि बन जाती है फिर कि हाँ, कि ये सुंदर है, ये गोरा है, ये श्यामला है, ये है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये बड़ा है। तो अगर राजपाल यादव को मैं माधुरी दीक्षित के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, और राजपाल किसी गांव में अभी घूम रहा है, जिसको उसके माता पिता के कोई नहीं जानता है, और उसको अचानक कोई ऐसी लड़की मिल जाए उसके जीवन में, जो हो जाता है कि जो बड़े बूढ़े कहते थे कि
हूर, लंगूर के हाथ में हूर लग गई। तो अब क्या वो साधारण आदमी हूर को संभाल पाएगा? तो बोले ये बहुत बढ़िया स्टोरी है। ये इंस्पिरेशन, सामाजिक इंस्पिरेशन था कि जब हम कबड्डी में कैप्टन हुआ करते थे उस समय लड़के ये देखते थे कि इसकी हाइट कितनी है, ये यहाँ खड़ा हो जाए। अरे भाई हाइट नहीं भाई, फाइट कितनी है। तो वो हमारे अंदर अगर हमने उसको प्रेम पेन लिया होता तो शायद मैं गांव के छोटू से ज्यादा छोटू में ही रहता, या मतलब खेती तक बदलता, खेती कर रहा था बचपन भी, लगभग 18-19 साल तक पढ़ाई कर के भी पिताजी के साथ में प्रॉपर खेती की है। जब दिल्ली शिफ्ट हो गया तब छूटा, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला। लेकिन लखनऊ तक जब 2 महीने की छुट्टियां होती थी तो पिताजी के साथ BNM थे, हाँ उस भारतीय नाट्य अकेडमी में जो थे, तो प्रॉपर जाके 2 महीने धान गड़वाने से लेके ग्राहक जो भी पिताजी के काम होते थे, इवन दूध बिकवाने तक। हमारे बड़े पिताजी हैं वो दूध बेचते थे अपना, हमारा जो टाउन है बंडा में। तो वो 2 महीने गर्मियों में जब हम जाते थे तो सुबह सुबह उनके ताऊ जी के साथ बैठ के और फिर प्रॉपर मैं उनसे कहता था तुम रुक जाओ, हम वो डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। तो ये बात सच है कि मेरा पूरा बंडा का जो आदमी 40-50 साल का है, उनमें 50 लोग मिलेंगे कि रात पानी मेरे घर में आधा लीटर दूध दिया, या मेरे घर में पाव मार दूध दिया, उठौना लेके आते थे। हाँ, अब बड़े भैया ने उसको डेयरी में बदल दिया है, अब उसको बड़े भैया चलाते हैं। लेकिन दूध आज भी मेरे यहाँ, खेती बाड़ी आज भी होती है और दूध आज भी है, और 200 शायद भैंसे हैं और 60-70 बहुत बढ़िया गाय हैं। और तो हम लोग ने चंदन, अभी उसको रोकते हैं, चंदन अरोड़ा के साथ जो जब फिल्म की प्लानिंग, जब नई फिल्म की प्लानिंग हुई चंदन अरोड़ा के साथ में, और चंदन ने कहा कि टेबल नंबर 3 अपन बाद में बनाएंगे, पहले अपन उसका नाम पड़ा मैं मेरी पत्नी और वो। और मैं मेरी पत्नी और वो जब मुझे मिली तब मुझे ऐसा लगा कि जो विश्व के जो हमने एक्टर पढ़े थे कि चार्ली चैपलिन साहब या बर्लिन क्या बोलते हैं ब्रैडो साहब, या आपके डस्टिन हॉफमैन साहब, या दिलीप साहब, या संजीव साहब, या महमूद भाईजान, या जिस तरीके के अभिनेताओं ने जिन्होंने सिनेमा को जी के अपना एक चरित्र विचित्रता के रूप में समझाया। देश और विदेश के जो 10-20 एक्टर होते थे, तो मुझे उस दिन लगा कि आप मेरी जिम्मेदारी आ गई, और वो कॉन्फिडेंस मैं मेरी पत्नी और वो ने दिया। और वो फिल्म जब रिलीज के लिए 10-12 केजी मैंने वजन बढ़ाया। आज भी मैं जब शरीर छोड़ देता हूं तो मेरे गाल वो उसी शेप में जाने लगते हैं। और आज मैं मेरी पत्नी और वो जो है वो पार्ट 2 के लिए बनने के लिए पूरी प्री प्रोडक्शन पे है। और 20 साल बाद आई थिंक ये फिल्म 100% मेरे लिए जीवन के अभी तक के एक सीन को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, वही रसगुल्ला है मेरे लिए क्योंकि मेरा बच्चा है। लेकिन उन सब सीनों की वजह से मैं मेरी पत्नी और वो का कैरेक्टर जी पाया, एक जेन्युइन जीवन किसी का चरितार्थ करने का मौका मिला। वो मैं मेरी पत्नी को दूसरा पड़ाव, बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का पड़ाव था, और जिसकी वजह से बहुत सारी बॉलीवुड में फिल्में शुरू हो गई अलग अलग। तो पहले फिर जैसे बैंड बाजा बारात, भेजाफरा, ये अपना इकबाल भी उसी समय बनी थी, बहुत सारी। फिर करते करते ये अपनी बहुत सारे एक्टर, और जितने भी आज जो एक्टर हैं ये सब वो बीच वाली फिल्में, सेमी कमर्शियल फिल्मों का हिस्सा होके और मुख्य धारा के आज बहुत सारे 20 एक्टर उसका हिस्सा हो गए। आई थिंक ये पड़ाव सबसे बड़ा। मैं मेरी पत्नी और वो जो है ये अपने आप में बहुत ही, इस फिल्म को जितना और एप्रिसिएशन मिलना चाहिए जी, या अध्ययन होना चाहिए उसका ना, मुझे लगता है वो कहीं छूट गया है। छूटा, और बिल्कुल छूटा। उसकी स्थितियां ऐसी थी और परिस्थितियां ऐसी थी कि यूटीवी की फिल्म स्वदेश रिलीज हो गई थी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी स्वदेश, और उसकी वजह से उसी समय ये फिल्म बन रही थी। और ये फिल्म छोटी फिल्म थी तो पूरे टीम को कॉन्फिडेंस नहीं था कि फिल्म कितना कमाएगी, क्योंकि घोसला उनकी ऑलरेडी बनी पड़ी हुई थी, और एक कोई छाता ब्लू अम्ब्रेला बनी पड़ी थी।
लेकिन ये मैं, मेरी पत्नी और वो चंदन के संघर्ष की वजह से, अपनी मेहनत की, पूरी यूनिट ने बहुत ईमानदारी से काम किया था लखनऊ, बहुत ईमानदारी से पहली बार लखनऊ में बगैर किसी रुकावट के पूरे लखनऊ की हर गली में मुझे स्कूटर रियल भीड़ में चलाने का मौका मिला। पैदल तो लखनऊ बहुत घूमा था। और ये फिल्म के बाद में यूटीवी ने घोसला को बहुत अच्छा प्रमोट करके और आगे प्रमोट किया, और उसको उसका आई थिंक मैं, मेरी पत्नी और वो का बेस भी बना, और ब्लू अम्ब्रेला को भी मिला उसका, वो अच्छी फिल्में थी ये फिल्म। इसके साथ में बहुत अब ढोल भी चल रही है। ढोल आई थिंक हम एक ऐसी फिल्म ढोल जो आई थिंक बहुत क्यूट फिल्म जिसको मानता हूँ मतलब बहुत एक अलग तरीके से, बहुत ग्रेट स्टोरी नहीं है, सिचुएशन बड़ी कमाल की जो सिचुएशन हम लोग हमेशा कॉर्नर्स में देखने की कोशिश करते हैं। ढोल थी, चुप चुप के थी, बहुत सारी वक्त थी, बहुत। अब इसमें मुझसे शादी करोगी से लेके और छोटा डॉन और ये सब कुछ चल रहा था। अच्छा, एक फिल्म, ये कॉमर्शियल फिल्मों में खूब प्यार मिल रहा था, अलग अलग मेंटालिटी के रोल मिल रहे थे। माला माल वीकली भी उसका एक बहुत 2014 में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब मुझे लग रहा था इसमें मेरे जीवन के जो दिशा का समंदर है उसकी राह मिल जाए थी, वो थी भोपाल प्रेयर फॉर मी। अच्छा, हाँ। 30-32 करोड़ रुपए पूरे 4-5 लोगों ने उसमें डाल के कम से कम 6 महीने सेट लगाया। हैदराबाद में 1984 बिल्कुल भोपाल क्रिएट किया। और आप विश्वास कीजिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने जब उसका प्रीमियर देखा भोपाल में, तो बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जो लोकल लोग थे वो लोग देख रहे थे। जब उन्होंने वो फिल्म देखी तो बोले आज तक 50 डॉक्यूमेंट्री 50 तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको दिखाया गया, लेकिन यथार्थ पर जिसमें एक क्वेश्चन उठाने की इच्छा नहीं हो रही किसी को नहीं। तो आपको मालूम है कि अगर गलत प्रमाण के साथ तो उसके मतलब कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, लेकिन बोले कि इस फिल्म में जो दिखाया गया, शिवराज भाई बोलने लगे यही तो शादियां चल रही थी घर घर, मतलब मैं खुद ही था उन्हें शादी में गया था, तो वो उसमें मार्टिन शीन, मिशा वॉटन, कार्ल पेन और तनिष्ठा और हम पति पत्नी, वो फिल्म में जिस तरीके का काम करने का मौका मिला, हंसी मस्खरी सिनेमा, ये तो जिंदगी में अभी और भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि अभी कॉमेडी कर भी कहाँ पाए। अभी तो कॉमेडी का एग्जाम दे पाए हैं कि कॉमेडी ऐसे ऐसे हो सकती है। कॉमेडी के 12 ब्रांच है, तो अभी तो मुझे एक लग रहा है एक ब्रांच दिखा पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारी कभी कभी उसके कॉमेडी बनाने के लिए पैशन, डेडिकेशन, कभी कभी अपन उसके थोड़े से व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ दूसरी चीजों का सहारा लेके डबल मीनिंग, ये कभी ये सब चीजों में ना, लेकिन कॉमेडी सच में हजारों साल से रसों का राजा रही है, आज से रस। और विदूषक के जमाने से चले मतलब अगर कोई राजा अधूरा है अगर वहां हाथ से रस ना बैठे, सब श्रृंगार अधूरे हैं अगर हास नहीं बैठा हुआ है। सब हास है तो परिहास है, हंसी खुशी है। आप कितने भी रोमांटिक हो जाए, कितने भी आप वीर हो जाए, अगर चेहरे पे मुस्कान नहीं है, हर रस नीरस है। तो मैं तो उसका पुजारी हूँ। वो फिल्म रिलीज हुई, शिवराज भाई ने बोला कि इसको टैक्स फ्री कर दें। 2014 3 दिसंबर को या 2015 में वो रिलीज हुई। वो मतलब वो फिल्म क्यों आज तक पूरी दुनिया में नहीं जा पाई, वो यूनिट से मैं पूछता ही रह गया और उसका जवाब नहीं मिला अभी तक नहीं। और वो मेरा डायरेक्टर और वो लंदन बेस्ड था, NRI रवि कुमार जी, उस बंदे ने उस फिल्म को बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया। और उस फिल्म को जिसने भी देखा यहाँ से लेके और तो हमेशा रवि से पूछा कि यार आई डिडंट नो हु इज दिस गाय। ये तो हमें लग रहा था कि ये उन्होंने ये राजपाल मुझे पता नहीं था, ये राजपाल मुझे पता नहीं था कि ये राजपाल जो हंगामा का ये वही राजपाल है। आई थिंक वो फिल्म का जीवन मैं 20 साल से मुझे ये काम दे दो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है।
मेरे क्या क्या काम आते हैं, वो मेरा पैशन है आपको दिखाना। लोग 1997 13 जुलाई से लेके आज आप बैठे हैं जून में, एक महीना बाद में लगभग 28 साल हो जाएंगे आपको हमें मिलते हुए, क्योंकि हम 98 में मिल गए थे भैया। तो जो सबसे पहले वही प्रकाश झा के ऑफिस में भाई जी ने जिस तरीके से भरोसा दिखाया, रामू जी ने जिस तरीके से भरोसा दिखाया, डेविड साहब ने जिस तरीके से भरोसा दिखाया, प्रियदर्शन जी ने जिस तरीके से भरोसा दिखाया, चंदन अरोरा ने जिस तरीके से भरोसा दिखाया, और लास्ट में ये अभी सिल्वर जुबली के लास्ट में तो ऐसे एक पलाश मुच्छाल मिला और एक इटली मिले और एक कैलिस मिले। ये 3 आदमियों की एंट्री हमारी जिंदगी में ऐसी हुई कि वो जवान के बाद मिले, वो बेबी जोन के बाद मिले, और ये काम चालू है और अर्ध के बाद मिले। तो बड़ी खुशी हुई। 2022 में एक तरफ भूल भुलैया 2 रिलीज हो रही है और एक तरफ वही जो बीच में थोड़ा सा सिलसिला बीच में 10 साल का गड़बड़ा गया था ये 2024 से, तो वो कि एक लीड मीनिंगफुल मनोरंजन, एक को मन को प्रफुल्लित करने वाला मनोरंजन। तो एक तरफ अर्ध रिलीज हुई कोरोना के सेकंड लॉकडाउन के बाद, और इधर भूल भुलैया 2 रिलीज हुई। दोनों से खूब अच्छा से वो मिला, और फिर उसके बाद काम चालू रिलीज हुई, भूल भुलैया 3 रिलीज हुई। फिर सिल्वर जुबली के अंत में जैसे शुरुआत हुई थी, वही बोलते हैं शूल से 99 से, तो 2024 में बेबी जोन के क्रिसमस पे एक अच्छे कैरेक्टर को जीने का, जिसमें फिर एक बार बहुत दिनों बाद कि सब क्रिटिक्स ने, मीडिया ने सबका थैंक यू जनता की राजपाल यादव कॉमेडी तो कर सकता था, सीरियस रोल भी देखे थे, लेकिन ये मनोरंजक सीरियस फाइट भी कर सकता है। जो बंदर के स्वभाव का हो, बछड़े की क्वालिटी जिसके अंदर हो और जैगुआर की जिसके अंदर नजर हो, वो कॉमेडियन थोड़ी है, वो मनोरंजन कुमार है। वो दुनिया में हजारों मनोरंजन कुमार हुए। मनोरंजन एक साइंस है, एक क्राफ्ट है। मैं उसका पुजारी हूँ, शिष्य वो 2000 इसके बाद में फिर 2014 के बाद में 2016 में फिर एक घटना हुई कि जब फिल्में बहुत कर रहा था, फिल्में मना भी बहुत कर रहा था, लेकिन उस समय फिल्में चुनने के उसमें नहीं रहा था, स्थिति नहीं थी कि फिल्में चुन सकूं। तो एक फिल्म, ये जो लो फेज आया था बीच में जी, जो लो फेज क्या, परीक्षा वाला फेज, जो कुछ ज्यादा मतलब अंग्रेजी में लो फेज बोलते हैं जी, तो वो उस समय सीखने को भी बहुत मौका मिला। तो एक फिल्म आई जुड़वा 2। जुड़वा 2 के लिए 4-5 एक्टर दिखाए गए वरुण के साथ, ये हमें बाद में सब पता लगा। तो जुड़वा 2 का जब प्रीमियर हुआ तो डेविड साहब ने साजिद भाई को, ऐसे जो डेविड साहब की आदत है, और मैं पड़ोस में खड़ा तो हमें भी गले लगा के और बोले, अब ये बता वरुण का नंदू राजपाल नहीं होता तो कौन होता? साजिद से पूछा। हाँ पूछा। साजिद भाई वैसे मित्र हैं, मतलब मुझसे शादी करोगी से, तो मतलब एकदम से हा करके, और एक में बात सही बोले डेविड का, ये उनकी लाइन, वो डेविड का जो है वो नंदू राजपाल ही हो सकता है, और उन्हीं का शक्ति कपूर जी थे, ठीक है ना। तो ये वो जुड़वा 2 आई, तो जैसे गोविंदा भैया और शक्ति भाई ने जिस तरीके से, बड़ी प्यारी वो थी। तो भाई शक्ति भाई थोड़े बड़े थे, तो वरुण से मैं उम्र बड़ा हूँ, तो मतलब वो उसी तरीके से बड़ी, वो भी कमाल की ईमानदार जोड़ी थी, और उसके इंस्पिरेशन की वजह से ये मतलब ये भी जोड़ी लोगों ने स्वीकार कर ली, वो अच्छा लगा, बढ़िया लगा। फिर मैं मतलब ये फिल्म ने फिर मतलब जो है मार्केट में पकड़ लिया। फिर जो है ये भूल भुलैया 2 ने, फिर ये बेबी जोन तक, और अभी आपके आशीर्वाद से OTT से मिला कि, क्योंकि मैं अपर द बेल्ट ही वो मैं आपके माध्यम से क्यों पूरी दुनिया से बोलता हूँ कि जिसमें
कोई भी आपको ऐसा लगे कि कोई लोअर द बेल्ट है मामला, जरा सा भी, चाहे बेड सीन में हो और चाहे बोलने में हो और चाहे एक्सप्रेशन में हो, वो मेरे लिए रोल लिखो ही मत, मुझे बुलाओ ही मत कभी, उसका हिस्सा ही मत बनाओ। क्योंकि मुझे पता है 90% दादी नानी और वो अपन कितने भी मोबाइल साथ में रखें, लेकिन जिन घरों की ओम जय जगदीश से शुरुआत होती है ना, वहां पे पूरा किचन एक साथ सिनेमा देखना पसंद करता है, टेलीविजन पसंद करता है। मैं उन्हीं का ही, मैं अपनी बेटी के साथ में जो एक्सप्रेशन मजबूरी में देना पड़े और वो मुझे बेटी के साथ देखने में अच्छा ना लगे, कितना भी बड़ा डायरेक्टर है वो मुझे ना बुलाए, जीवन में ना बुलाए। क्योंकि 2025 के बाद मैं ये कह सकता हूँ, 2025 से पहले कहने में असमर्थ था। अभी ऐसा चुनाव का हाँ है फैसला है, क्या फैसला है कि कोई भी जहां पे लगे यार कि, और मेरी नहीं, जिस फिल्म में मैं भले ही किचन की बात कर रहा हूं और कोई भी एक्टर, वो पूरे 100 लोग हो, वो चैन की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो आपको, चैन और किचन, तो हम किचन वाले चैनी हैं, हम बाकी किसी चैनों की बात नहीं करते। और उसमें अगर मैं नहीं बोल रहा हूं और दूसरा भी कोई बोल रहा है, उसमें भी मुझे हिस्सा मत रखो। बहुत अपॉर्चुनिटी है पूरे विश्व में, वो पूरी दुनिया बड़े भैया एक छोटा सा गांव हो गई। जब से इंडो फ्रेंच, इंडो यूएसए, इंडो ब्रिटिश, इंडो अपने खुद भारत में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, क्या टैलेंट है, क्या हम तो हमेशा भारतीय सिनेमा मानते हैं, आपको पहले से पता है। और हम कभी भी किसी लाइन का हिस्सा ये नहीं रहे कि हमें नॉर्थ इंडिया में हम जन्मे, मतलब ईस्ट इंडिया ने हमें इंस्पिरेशन दिया कि ऑस्कर भी जीता जा सकता है, सत्यजीत रे, ठीक है ना, अपने देश की बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया ने मुझे चच्चर रोल दे दिए, अब 97-98 की बात कर रहे हैं। और 2025 में मैं इटली के साथ काम कर रहा हूँ, कैलिश के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं टीशू भाई के साथ भी काम कर रहा हूँ, डेविड साहब के साथ भी, प्रिंजी के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे जो कुछ भी मिला है उसमें भाषाएं 25 हो, 20 हो, 14 हो, लेकिन मुझे भारतीय सिनेमा से मिला है और एक बच्चे बूढ़े से मिला है, ये बात सच है। और उसी में मुझे भारत की फिल्में खूब चले, वो किसी भी कोने की क्यों ना हो, तो विश्व के सिनेमा में हमारी पहचान रहेगी। और बस उसी की, और वो, और भारत के कोलैबोरेशन से जितने भी 207 कंट्री हैं उनके, क्योंकि मैं एनएसडी पास आउट हूँ, मैं पीएनए पास आउट हूँ, और मैंने भी वेस्टर्न ड्रामा, इंडियन ड्रामा, भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र, और मैंने भी पूरी, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो अब मेरे पास, मैं ईश्वर की दया से स्वस्थ हूँ और आप सबके आशीर्वाद से आप सेंचुरी में 500 जीवन जी लिए। तो अब जो जीवन जीना चाहता हूँ उसमें मन को भी संतुष्टि मिले, तन को भी संतुष्टि मिले, और कोशिश करूंगा कि उस चुनाव में आप सबका आशीर्वाद बना रहे। लेकिन विश्व के मंच पे अपने बॉलीवुड के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं बॉलीवुड ये का किस फॉर्म में, ये आप बार बार कह रहे हो कि विश्व के लिए कुछ करना है। विश्व का सिनेमा जो है ना, वो हवा है, और जो हवा दुनिया में बहती है वही मेरे दुनिया में बहती है, हमारे भारत में बहती है। लेकिन वो हवा हमारी हवा को मिक्स करके, और वो हवा हमारी हवा में से अपनी हवा निकाल ले जाए तो हम बेहवा हो जाते हैं। जबकि भारत की संस्कृति में इतना कि हम विश्व को आकर्षित कर सकते हैं कि विश्व की भारत की सिनेमा ये दिखाने के लिए, मतलब सहानुभूति के लिए नहीं, ये स्ट्रांग है, इसको आप लोग सीखो और आप करो। तो मैं चाहता हूं कि जैसे बॉलीवुड मेरी कर्म भूमि और हॉलीवुड ताई, क्योंकि वो 12-14 साल सीनियर, वो 1896 में उसकी नींव पड़ गई थी हॉलीवुड की, तो बड़ी बहन है। तो अपन 207 कंट्रियों की हॉलीवुड, बॉलीवुड, रीजनल्स को, और इनमें अपन काम करके तीनों को एक कर दें। मतलब इसके लिए अपनी तरफ से कोई प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है, अपॉर्चुनिटी का वेट कर, बिल्कुल नहीं, अपॉर्चुनिटी कुछ होती नहीं है।
अपॉर्चुनिटी का वेट करने वाला सबसे कमजोर और कायर होता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला बड़ा होता है। और मैं अपॉर्चुनिटी बचपन से लेके बड़े भाई, मुझे याद नहीं 11 साल की उम्र से तो मेरे कंधे और सर पे सामान रहा है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढने में बहुत मजा आया है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में बहुत मजा आया कि आप मेरे लिए क्या सोचेंगे, मैं ऐसा अपने लिए सोचूंगा कि और 10 लोगों का फायदा हो। और बॉलीवुड, क्यों बॉलीवुड में किसी चीज का वेट करना, बॉलीवुड ने इतना दे दिया, बाप रे बाप। 2000 में पूरे बॉलीवुड ने पूरे विश्व को मेरा चेहरा दिखा दिया। उसके बाद भी मैं बॉलीवुड से तो मैं कायर पुत्र हूं ना, जितने हैं बॉलीवुड मत है कर्म भूमि। तो हमें अपने प्रयासों में बॉलीवुड में पुत्र के रूप में जोड़ना है कि ना कि दूसरे काम करें और मैं अपॉर्चुनिटी की प्रतीक्षा करूं कि मुझे क्यों नहीं ये मिलता, नहीं मुझे क्यों नहीं मिलता, उस श्रेणी में न था, न हूं, न रहूंगा। अब मेरा फर्ज है, मैं क्या क्या अपने जीवन में, जिसने मुझे 100 साल के सिनेमा में 100 फिल्मों का हिस्सा बना दिया। बाप रे, कभी सोचा नहीं था कि महमूद भाईजान की फिल्में देखता था फट्टा टाकीज में, बच्चन साहब की फिल्में देखता था फट्टा टाकीज में। तो मतलब ये सोचो तो कुछ आई थिंक कि हर 100 फिल्में कर ली तो आप तो मैं बहुत बड़ा हूं। मुझे लगता है कि मुझसे मैं जहां खड़ा हूं, अब वो 100 साल के सिनेमा में जहां पे मैं अपने कदम, जहां पे मैं पड़ा हूं, वो खजाना मेरे लिए काफी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर कभी रिटायर होता नहीं है, और एक्टर ज्यों-ज्यों उम्र में बड़ा होता है त्यों-त्यों कुछ करने के लिए खड़ा होता है। उसके जैक निकलसन से लेके और मनी दिलीप साहब से लेके और बहुत सारे उदाहरण हैं, और बच्चन साहब उसके ताजा उदाहरण हैं। आज भी कल्कि कर रहे हैं, भगवान उनकी खूब सेहत को अच्छा रखे, और 100 साल से ऊपर मंच पे अभिनय के लिए वो गढ़े और बने हैं, और बड़के भैया हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप बॉलीवुड पे एक आपको सीरियल मिला हो, या आपको एक फिल्म मिली हो, या आपको 100 फिल्में मिली, आप बॉलीवुड के पुत्र हो, कला पुत्र। बॉलीवुड एक हवा है ना, बॉलीवुड और क्या है, कोई फैक्ट्री तो है नहीं बॉलीवुड कहीं पे, हवा है। अब हवा में आज अजय भैया और राजपाल बैठे हैं, तो हमारे एफर्ट है ना। हमने आपको 97 में जब हम आए थे तो भी आप 2-4 साल शायद हो चुके थे, मतलब 1-2 साल, क्योंकि मैंने आपका जवानी का रूप भी अच्छा देखा है कि आप कितने आवाज, आज जो 68 पिछले 20-25 साल की जिंदगी, और अभी भी भगवान की दुआ से आप 87 में भी ऐसे दिखोगे, ऐसी दुआ करते हैं। चलो अभी खत्म करते हैं फिर।